हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है उसके लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। कि वीडियोस में बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं, अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं और अब ये लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जल की उपयोगिता बताइए। तो जल हमारे शरीर में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है: खाद्य पदार्थों के संवहन में, जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराने में और शरीर के ताप को नियंत्रण में। मनुष्य के शरीर में भार का 60 से 70% भाग जल होता है। कितना होता है? तो 60 से 70%। ठीक है ना। वसा की उपयोगिता बताइए। वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? वसा की उपयोगिता, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वसा की उपयोगिता को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के समान इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आदि तत्व होते हैं, परंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा के जारण जलने से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा लगभग 2 गुना ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा हमें जंतुओं यानी घी, मक्खन, चर्बी, तेल तथा वनस्पतियों, सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी, नारियल, कपास आदि के बीजों से तेल यानी इनसे क्या होता है? तेल प्राप्त होता है। और जंतुओं से क्या होता है? तो घी, मक्खन, चर्बी और ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट यानी जो वसा है वो किससे प्राप्त होता है? तो इन दोनों से। वसा मनुष्य के अलावा अनेक ठंडे स्थानों पर रहने वाले जंतुओं की त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में संचित होती है। ये संचित वसा ऊर्जा बैंक की तरह शरीर के लिए कार्य करती है। रफेज कुछ भोज्य पदार्थ जैसे छिलके वाले अनाज, फल, गाजर, मूली, पालक, भिंडी, सेम, बंद गोभी आदि में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जिसे रफेज कहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जैसे बनता है कि रफेज किसे कहते हैं, आपके बहुविकल्पी टाइप में भी, अति लघुत्तरीय टाइप में, और ये तो आपका लघुत्तरीय टाइप है ये। ठीक है ना। रफेज भोज्य पदार्थ को भोजन नली में आगे खिसकाने में सहायता करता है। इसके कारण भोजन आंतों में नहीं चिपकता। इन रेशों की उपस्थिति से अपचा भोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आसानी से शरीर के बाहर निष्कासित होता है। यह कब्ज दूर करता है तथा पाचन के समय उत्पन्न विषैले पदार्थ तथा जल अवशोषित कर लेता है। वसा को 3 समूहों में बांटा गया है: संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और बहु असंतृप्त वसा। ये हो जाता है। पोषित तत्वों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कुपोषण, संतुलित भोजन की दृष्टि से आहार में उचित मात्रा व गुणवत्ता वाले भोजन के अभाव में यानी अभाव से उत्पन्न हुई स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कुपोषण से होने वाली बीमारियां क्वाशरकोर और मैरेस्मस हो जाते हैं। क्वाशरकोर ये कैसा होता है? तो क्वाशरकोर बीमारी बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण हो जाती है। इस रोग के निम्न लक्षण होते हैं: शरीर में सूजन आना, हाथ पैर दुर्बल तथा पेट बाहर निकल आना, बाल भूरे और पतले होकर टूटने लगना। मैरेस्मस रोग पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण न करने तथा मां का दूध न पीने से बच्चों में मैरेस्मस रोग उत्पन्न हो जाता है। ये रोग प्रोटीन की कमी से होता है। लक्षण है क्षीण और सिकुड़ा हुआ शरीर। लौह तत्व आयरन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं। जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग। तो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः हैजा, यक्ष्मा, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड तथा डिप्थीरिया, रोहिणी रोग, कोढ़ तथा टिटनेस आदि। कवक द्वारा उत्पन्न रोग। कवक द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः दांत तथा खुजली है। दांत ट्राइकोफाइटॉन कवक से तथा खुजली एकेरिस इसके बीज नामक कवक से फैलती है। विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग चेचक, जुकाम, फ्लू, नेत्र लाल होना, पीलिया आदि हो जाते हैं। शिशुओं के लिए जानलेवा बीमारियां
इसको समझ लेते हैं। तो खसरा, गला घोंटू यानी डिप्थीरिया, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, तपेदिक, ये सब हो जाते हैं। दूषित यानी भोजन दूषित करने वाले 2 कीट हो जाते हैं, घरेलू मक्खी और मच्छर हो जाते हैं। मलेरिया तथा हैजा फैलाने वाले कीट, मलेरिया मादा एनोफिलीज और हैजा घरेलू मक्खी। प्रदूषित जल को पीने से होने वाली बीमारियां, दूषित जल को पीने से पीलिया, टाइफाइड आदि भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। लक्षण है चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते, आंखें कमजोर हो जाती हैं। उपाय, विटामिन ए से युक्त पदार्थों का सेवन तथा डॉक्टरी सलाह पर बीमारियों से बचाव। खाना खाने से पूर्व हाथों को धोना, खाना खाने से पूर्व हाथों को धोना आवश्यक है, क्योंकि इससे हाथों में छिपी गंदगी दूर हो जाती है। हाथों की सफाई न करने से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। प्रतिदिन की दिनचर्या में अच्छी आदतों का होना, प्रतिदिन की दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों का होना बहुत आवश्यक है। नियमित व्यायाम जैसे टहलना, तैरना, योगाभ्यास अथवा कसरत शरीर को चुस्त एवं फुर्तीला रखने के लिए। संतुलित एवं उचित मात्रा में आहार, स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण, विश्राम, आयु एवं कार्य के अनुसार आलस दूर करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। टिप्पणी लिखिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेने चाहिए? तो संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकताओं, सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है: ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सुरक्षा के लिए। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है, संतुलित आहार कहलाता है। व्यक्ति जो भी आहार लेता है वो पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में हैं पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वो आहार संतुलित नहीं कहलाएगा। इस प्रकार का आहार शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायक होगा, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी व थकावट का अनुभव नहीं करेगा, पर निर्माण व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव होने के कारण व्यक्ति का शरीर हष्ट-पुष्ट नहीं रहेगा। वृद्धि की गति कम हो जाएगी तथा शरीर के रोगों का शिकार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्वों का अभाव है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन हो जाता है, कोशिका क्या है? पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। कोशिका, इसको समझ लेते हैं। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को कोशिका यानी सेल कहते हैं। कोशिकाएं निर्जीव नहीं है, बल्कि ये शरीर को जीवित इकाई यानी ये शरीर की जीवित इकाइयां हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं तथा जनन भी करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का समूह है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाइयां हैं। शरीर निर्माण में यह ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जैसे एक भवन निर्माण में ईंटों को आपस में जोड़ने हेतु सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, जबकि कोशिकाएं शरीर में कोलेजन नामक तत्व से जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती हैं? तो कोलेजन नामक तत्व से। यद्यपि ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, फिर भी शरीर में पाई जाने वाली प्रत्येक कोशिका का एक अलग अस्तित्व होता है। प्रत्येक कोशिका एक पहली झिल्ली से ढकी रहती है और दूसरी कोशिका से अलग रहती है। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जीव द्रव्य इसमें पाया जाता है किसमें? तो जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसमें आपका हो जाता है जंतु कोशिका में, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है और पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। और जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित होते हैं और पादप कोशिका में क्या होता है? तारकाय अनुपस्थित होते हैं।
और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है और पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। उसके बाद आकार की बात करें तो जंतु कोशिका आकार वृत्ताकार होता है और पादप कोशिका में आकार आयताकार होता है। यानी जो जंतु कोशिका है उसका आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार, और पादप कोशिका का तो आयताकार होता है। क्वेश्चन हो जाता है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्सर्जन भोजन के अंतग्रहण तथा पाचन के बाद शरीर उपयोगी पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंचाता है। अपाचित तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। गैस, तरल तथा ठोस पदार्थों का उत्सर्जित होना आवश्यक है और इसमें से प्रत्येक के उत्सर्जन की क्रिया भिन्न भिन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ है जिसे सांस द्वारा बाहर निकाला जाता है। श्वसन के समय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में स्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर या पानी में घुलकर स्थानांतरित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन फेफड़ों की सतह से होता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर शॉर्ट में समझा जाए तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, है ना, और पानी को पीते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन होता है ना। तो जैसे पसीना है तो हमारा क्या निकलता है, वो जो है अपशिष्ट है, इसलिए वो निकल जाता है ना, रोम छिद्रों से वो निकल जाता है, तो यही उत्सर्जन कहलाता है। आप इस तरह से चित्र को अच्छे से समझ लें, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके आते हैं और आपको पता है साइंस में चित्रों का बड़ा ही महत्व है। आप इस तरह चित्र वाइज जब चीज़ों को आप करेंगे यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। और इसका नामकरण भी करना रहेगा। देखिए ये क्या हो जाता है, एड्रिनल ग्रंथि, कॉर्टेक्स, मेडुला, धमनी, और ये श्रेणी हो जाती है, ये शिरा हो जाता है, निम्न महाशिरा हो जाता है यहाँ से देखिए, और ये क्या है, वृक्क है। उसके बाद पृष्ठ महाधमनी हो जाती है, मूत्र वाहिनी हो जाती हैं और ब्लेडर हो जाता है। इस तरह से आप 2 से 3 बार 4 बार आप बनाएंगे और आराम से बना पाएंगे इसको, क्योंकि तैयारी तो करनी ही रहती है और बार बार रिवीजन भी करना रहता है, तभी चीज़ें समझ में आ पाती हैं। ठोस अपशिष्ट मुख्यतः भोजन का अपचित भाग जैसे सब्जियों के रेशे होते हैं। स्मरण करें कि मुख में भोजन का पाचन आरंभ होता है तथा आमाशय में समाप्त होता है। पाचित भोजन पेट की भित्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। अपाचित पदार्थ बड़ी आंत में आ जाता है और गुदा के रास्ते शरीर से निष्कासित हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मुंह से लेकर गुदा तक एक ही रास्ता होता है। अपशिष्ट तरल पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक जटिल क्रियाविधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि रुधिर में पोषक तत्व तथा अपशिष्ट पदार्थ दोनों ही होते हैं, इसलिए इनके छानने तथा अलग करने की विशेष विधि होती है। इस क्रिया से उपयोगी पदार्थ शरीर में ही रह जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित हो जाते हैं। ये क्रिया शरीर में स्थित वृक्कों द्वारा संपन्न होती है। शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। यदि इनमें से एक वृक्क काम करना बंद कर दे तो दूसरा वृक्क अकेले ही पूरा कार्य करता है। सौरमंडल, सौर परिवार क्या है? सौर परिवार, तो सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। इसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही निकले हुए 8 ग्रह हैं, जिनमें नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लें, इसको आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ठीक है, तो सबसे पहले आप बुध से स्टार्ट करें। किससे स्टार्ट करें? तो बुध से आप स्टार्ट करें, क्योंकि जो दिनों के नाम होते हैं बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, है ना, सोम, मंगल, तो आप बुध से स्टार्ट करें। उसके बाद एक पद रिक्त रखें। बुध के बाद शुक्र, ठीक है, एक पद आपका रिक्त है। बुध, शुक्र, फिर एक पद आप रिक्त रखें। फिर आपका जो जैसे रविवार होता है ना, रविवार को क्या होता है, यानी कि छुट्टी होती है, यानी पृथ्वी पर छुट्टी होती है, इसको आप पृथ्वी मान लें। फिर उसके बाद एक पद रिक्त रखें। फिर उसके बाद आप मंगल,
ठीक है, मंगल। और अभी आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? तो बुध से स्टार्ट किया था। अब मंगल से आप एक पद रिक्त रखेंगे यानी बुध हो जाता है। और बुध के बाद क्या आता है? तो बुध के बाद बृहस्पति आता है। बृहस्पति आता है ना, तो बृहस्पतिवार हो जाता है, तो बृहस्पति हो गया। उसके बाद शुक्र आप खाली रखेंगे कि बृहस्पति के बाद शुक्र आप गैप रखेंगे ना, फिर शनि हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे शनि हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए स्वर और व्यंजन पे आ जाएं आप। अरुण किससे? तो स्वर से स्टार्ट है ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये स्वर हो जाते हैं। तो अरुण आप अरुण स्वर पहले रखेंगे क्योंकि स्वर पहले आते हैं और व्यंजन बाद में आते हैं, यानी वा तो क्या है? व्यंजन ही तो है, तो वरुण। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सीरियल वाइज ही लिखना रहता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य और सौर परिवार का जन्मदाता है। उपग्रह को समझाएं। ये छोटा खगोल पिंड है जो अपने ग्रह का परिभ्रमण करता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं। मंगल के 2, बृहस्पति के 64, शनि के 61, अरुण के 27 और वरुण के 13 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अवान्तर ग्रह से क्या अभिप्राय है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य लंबे भाग में 2000 से अधिक छोटे छोटे उपग्रह जैसे आकाशीय पिंड हैं। इन्हें अवान्तर ग्रह कहते हैं। वर्ष 1801 में एक बहुत छोटा ग्रह दिखाई पड़ता है जिसका नाम सिरिस रखा गया है। पलास, जूनो, वेस्टा आदि अनेक अवांतरण ग्रहों के ही नाम है। आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिनमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। रात्रि को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराब दिखाई पड़ता है। भारत में आकाशगंगा, यूरोप में मिल्की वे और यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा में सूर्य के बड़े 68% तारे इसी प्रकार के हैं। पृथ्वी ग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पृथ्वी शुक्र व मंगल के मध्य स्थित ग्रह है। यहाँ मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहाँ जीवन है। इसका व्यास 12,756 किलोमीटर और सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य की प्रदक्षिणा 365 दिन में पूरी करता है। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, उल्का और उल्काश्म क्या है? अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इन्हें उल्काश्म कहते हैं। इनकी संरचना पृथ्वी के समान है। तारामंडल का वर्णन कीजिए। तारामंडल, कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तारों का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि, कृत्तिका ये हो जाते हैं। उसके बाद हो जाता है वृश्चिक। आकाश की दक्षिण पश्चिम दिशा में ये ग्रीष्मकाल में दिखाई देता है। व्याघ्र आकाश के उत्तरी भाग में शीतकाल में दिखाई देता है। सप्तर्षि यह उत्तरी आकाश में शीतकाल में सितंबर माह में दिखाई देता है। ध्रुव तारा ये आकाश में तारों के स्थिर घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखाई देता है। ये घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण गतिहीन होता है। शेष सभी तारे पृथ्वी की दिशा के अनुरूप
पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। चंद्र ग्रहण का वर्णन करें। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जैसे आपका ये सूर्य हो जाता है और आपका यहाँ पे क्या दिखाना है, तो आपका हो जाता है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य अपनी जगह पर ही रहता है ना, सूर्य अपनी जगह पर रहता है। अब क्या कह रहे हैं, पूर्णमासी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, कहाँ पे, तो चंद्रमा, देखिए चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा लिख लें, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण, यहाँ पे चंद्र ग्रहण हो जाता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है। यदि चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया में हो तो चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। यदि चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में हो तो ये भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है। इस स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण का वर्णन करें। देखिए यहाँ पे भी वही प्रक्रिया है, सूर्य अपनी ही जगह पे रहेगा, ये कहीं पे नहीं जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है एक ये और आपका यहाँ पे, देखिए समझिए क्या है। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब यहाँ पे पृथ्वी है और क्या हुआ कि चंद्रमा बीच में आ गया। अब जब चंद्रमा बीच में आ गया और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, अब इसकी छाया क्या है, पृथ्वी पर पड़ने लगी। इस स्थिति में हमें सूर्य का वो भाग दिखाई नहीं पड़ता जो चंद्रमा से ढक जाता है। अब इसका भाग इसको पृथ्वी पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है तो उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसी प्रकार वह क्षेत्र जो चंद्रमा के उपछाया में है, वह जहाँ सूर्य केवल आंशिक रूप से दिखाई देता है तो ऐसे स्थान पर खंड सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि चंद्रमा की प्रच्छाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छूता है तो वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसरो के विषय में बताइए। इसरो आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV एवं GSLV की सहायता से क्रमशः कृत्रिम एवं भू स्वामी उपग्रह प्रक्षेपित करता है। संस्था ने 1 अक्टूबर 1958 से कार्य करना शुरू किया। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए हैं, जिसमें अपोलो, चंद्रमा अभियान, स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल है। वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रही है और ओरायन बहुउपयोगी कर्मी दल वाहन व व्यापारिक कर्मी दल वाहन के निर्माण व विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संस्था लॉन्च सेवा कार्यक्रम LSP के लिए भी जिम्मेदार है, जो लॉन्च कार्यों व नासा के मानव रहित लॉन्चों की उल्टी गिनती पर ध्यान रखता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान क्या है। भारत में मंगलयान का मंगल की अपेक्षा में प्रवेश। अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय हासिल की जब स्वदेश निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका व रूस के पश्चात भारत विश्व का चौथा ऐसा देश हो गया जिसने मंगल की कक्षा में या फिर इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की। इसमें से केवल भारत ने ही अपने पहले प्रयास से यह सफलता प्राप्त की है। मृदा मिट्टी का आशय स्पष्ट कीजिए। मृदा मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव चट्टान पर डालकर उन्हें कमजोर कर देती हैं, जिससे उनके बारीक बारीक कण अलग हो जाते हैं तथा मृदा का निर्माण होता रहता है।
मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियां बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती हैं। रासायनिक शक्तियां चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिकों, जलवायु आदि से विभिन्न रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियां भी सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायता करती हैं। मृदा मिट्टी का उपयोग क्या है? मृदा यानी मिट्टी जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती हैं। इसमें केंचुआ, चींटी, दीमक, सांप, नेवला, चूहा तथा लोमड़ी आदि जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, पादप के रूप में निवास करते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त होते हैं। मृदा का उपयोग भवन निर्माण एवं बर्तन निर्माण में भी किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि मृदा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। मृदा मिट्टी के प्रकार बताएं। अब इसके प्रकारों को देख लेते हैं। बालुई मिट्टी, इन मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है तथा इसके कणों के बीच में वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी के कण बारीक होते हैं। इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक परंतु धीरे धीरे होता है, अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी होती है। दोमट मिट्टी, बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। काली मिट्टी, यह ज्वालामुखी शिलों से बनी मिट्टी होती है। नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। मिट्टी कपास, गेहूं आदि की फसल उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी लाल मिट्टी आग्नेय शिलाओं से बनी है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ है परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा के अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी को ऊपरी सतह के पोषक तत्व धुलकर बह जाते हैं, अतः यह कम उपजाऊ होती है। पर्वतीय मिट्टी, हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला है जबकि घाटियों में ये अधिक गहरा है। बलुई दोमट मिट्टी, यह बलुई तथा दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण है। इसमें रेत की मात्रा 60% से 80% तक होती है तथा शेष चिकनी मिट्टी होती है। आलू और मूंगफली की उपज के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। पथरीली मिट्टी, ये मिट्टी प्राय पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर भी मिलते रहते हैं। फसलों के प्रकार बताएं तो फसलों के प्रकार हैं। ऋतुओं के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं यथा रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, मेथी और आलू। ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? रबी, चना, मसाला, जोर, गरम। तो रबी का मतलब हो जाता है रबी की फसल, चना यानी चना और मसाला यानी मटर हो जाता है, सरसों हो जाती है मसाला, है ना। तो मसाला हो जाता है और रबी, चना, मसाला, जोर, गरम। जोर यानी जो हो जाता है और क्या हो जाता है? राई हो जाती है, जोर, गरम। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। खरीफ है, खरीफ की फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, ग्वार, अरहर, लोबिया, डाचा, सोयाबीन और धान, मूंगफली, कपास तथा जूट है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। जायद, गर्मी के दिनों में जून तथा तरबूज यानी जो गर्मी के दिनों में जून तक, यहाँ पे तक की बात है, तक खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को जायद की फसल कहते हैं। फसल चक्रण क्या होता है? फसल चक्रण के सिद्धांत समझाएं
किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए फसल चक्रण कहते हैं। यानी कि एक खेत में आप बार बार वही फसल उगाएंगे तो उसकी क्या होती है, उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगती है। फिर उस तरह से आप अच्छी फसल नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन आप अदला बदली करते हैं, जब एक फसल के बाद दूसरी फसल कोई और दूसरी फसल उगाते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ये चीज होती है। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाती है। फसल चक्रण के सिद्धांत फसलों से अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित बनाए रखने के लिए और अधिकतम आर्थिक लाभ कमाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाना चाहिए। गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उथली जड़ों वाली फसल, क्योंकि कैसी फसल की, अगर पहले गहरी जड़ वाली फसल है तो अब उथली जड़ वाली है ना, तो गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसल बोनी चाहिए। इसमें दोनों फसलों की पैदावार अच्छी होती है। इसमें दोनों फसलें एक ही सतह से भोजन ना लेकर विभिन्न सतहों से अपना भोजन प्राप्ति करती है। इसमें दोनों फसलों को उचित मात्रा में भोज्य पदार्थ मिल जाता है तथा भूमि की सतह जिसकी उर्वरा शक्ति भी अधिक कम नहीं हो पाती, जैसे मेथी, अरहर के बाद गन्ना, कपास के बाद मटर बोना चाहिए। फलीदार फसल के बाद फलीहीन फसल, जैसे फलीदार फसलें भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं जबकि फलीहीन फसलें उर्वरा शक्ति को कमजोर करती हैं। अतः भूमि को उपजाऊ बनाने वाली फसलें उगाना चाहिए। फलीदार फसलों जैसे मटर आदि की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, जैसे नोड्यूल कहते हैं। इन गांठों में नाइट्रोजन संग्रहित करने वाला बेसिलस रेडिसिकोला नामक बैक्टीरिया होते हैं। फसल काटने के बाद ये खेत में रह जाते हैं और खेत को काफी उपजाऊ बना देते हैं। अतः मूंग, गंवार, लोबिया, सनई आदि के बाद गेहूं, ज्वार के बाद बरसीम तथा मटर, कपास के बाद मेथी आदि बोना चाहिए। अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल, अधिक खाद चाहने वाली फसल जैसे आलू, तंबाकू, गन्ना और मक्का आदि को काटने के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें बोनी चाहिए, क्योंकि फसलों के कटने के बाद भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद शेष रह जाती है जो कम खाद चाहने वाली फसलों को अधिक उपयुक्त पोषण प्रदान करता है, यानी करती है। अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल, तो इसमें यहाँ पे हो जाता है। फिर अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल, भूमि को कम जीवाश्म प्रदान करने वाली फसल के बाद अधिक जीवाश्म वाली फसल, इस तरह से हो जाती है। भूमि में विषैले पदार्थों को बढ़ने से रोकना, कीट पतंगों को प्रकोप यानी कीट पतंगों का प्रकोप रोकना, कृषि साधनों का पूर्ण उपयोग, भूमि को खाली छोड़ना, क्योंकि कुछ टाइम के लिए भूमि को खाली भी छोड़ना रहता है, और कृषक की योग्यता, इस तरह से आपका हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं उत्तम भंडारण की विशेषता बताएं। उत्तम भंडारण की विशेषता इसमें समझ लेते हैं। एक अच्छे भंडारण की विशेषता निम्नलिखित है। भंडार गृह पक्के होने चाहिए तथा इस प्रकार के बने हों कि इनकी सफाई आसानी से हो सके। भंडार गृह हवा पानी से सुरक्षित होने चाहिए। भंडार गृह में चूहों का प्रवेश रोकने के लिए उनके चारों ओर एक चिकनी एवं चपटी कॉलर बना देनी चाहिए। भंडार गृह को कीट विरोधी दवाओं से साफ कर देना चाहिए। भंडार गृह में गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए समुचित व्यवस्था वेंटिलेटर होने चाहिए। उत्तम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक तथ्य बताएं। फसलों का सफल उत्पादन, फसलों के सफल उत्पादन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले खेत में हल चलाकर मिट्टी का पलटना एवं शिथिल करना जिससे कि मिट्टी कृषि योग्य हो सके। बीज बोने से पूर्व खेत में खाद एवं पोषक तत्वों को मिलाना, समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना, फसल की सूक्ष्म जीवों, कीटों, पशु पक्षियों तथा रोगों से सुरक्षा करना, फसल को काटने के बाद उचित तरीके से उनका भंडारण करना, कृषि के उचित वैज्ञानिक तरीके अपनाकर प्रबंधन करना। कृषि कार्य में जुताई का क्या महत्व है? जुताई भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। बीज पड़े फल अच्छा देत, जितना गहरा जोते खेत। खेती के लिए खेत की जुताई का विशेष महत्व है। खेती की जितनी जुताई होगी उतनी ही उत्तम फसल होगी।
जुताई से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है तथा गहराई तक जोतकर मिट्टी को वायु के संपर्क में लाया जाता है। जुताई का मुख्य उद्देश्य भूमि को मुलायम करना ताकि उसमें वायु, गर्मी और सर्दी का भलीभांति आवागमन हो सके और वह पानी सोखकर उसे संचित कर सके। हल चलाना, खोदना, पाटा देना तथा जोत के अन्य यंत्रों में भूमि को उपजाऊ बनाना सभी जुताई के अंतर्गत आते हैं। खेतों की बुआई में बीजों का चुनाव कैसे करेंगे? बीजों का चुनाव, बीज नए पौधे को जन्म देते हैं, अतः इनका चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वस्थ एवं मिलावट रहित तथा उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र एवं समय के लिए बीजों को अगेती, मध्या अथवा पिछेती प्रजातियां कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई हों उन्हें ही बोना चाहिए। खेतों में बीज बोने की विधियों का वर्णन करें। तो यहाँ पे समझ लेते हैं बीज बोने की विधियां। बीज बोने की निम्नलिखित विधियां हैं। छिटकवा विधि, यह विधि उन स्थानों पर काम में लाई जाती है जहां खेतों में फसलों हेतु अच्छी नमी होती है। इस विधि में बीजों को खेत में छिटका कर हल चलाकर पाटा फेर देते हैं। हाथ से बुआई, हाथ से बुआई में देख लेते हैं। इस विधि में एक व्यक्ति हाथ के कूंड के पीछे से थोड़े थोड़े बीज हाथ से डालता रहता है। इस तरह सारे खेत में बीज कूंडों में बो दिया जाता है। इसके बाद पाटा फेर दिया जाता है। नरई द्वारा बुआई, यह एक प्रकार की देशी सीड ड्रिल होती है। इसकी सहायता से बीज ठीक जगह पर भूमि में 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक गिरता है और साथ ही मिट्टी से ढकता जाता है। सीड ड्रिल यह 2 प्रकार की होती है। प्रथम बैलों में चलाई जाती है और दूसरी ट्रैक्टर आदि की सहायता से प्रयोग की जाती है। इसमें बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है, उसमें छोटे छोटे ट्यूब लगे होते हैं। ये ट्यूब नीचे की तरफ सीड ड्रिल की कोड़ बनाने वाली फाली के पास बीज को गिराते हैं जो सीड ड्रिल मशीन से चलती हैं। उसमें बीज डालने के लिए छोटी छोटी धातु की बनी हुई प्याली होती है। सिंचाई से आपका क्या अभिप्राय है? सिंचाई कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों की वृद्धि और उपज बढ़ाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो मानसूनी वर्षा, क्योंकि कभी आप जरूरी नहीं कि आप फसल उगाओ और आपको पानी की नीड है तो बारिश हो जाए, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कृषि तो जुआ है ना। इधर तो यही माना गया है कि कृषि क्या है, एक जुआ है। और जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो बारिश नहीं होती है, और जब पानी की ज़रूरत नहीं होती है तब बारिश हो जाती है ना। तो जब सूखा पड़ता है और खेतों में पानी की ज़रूरत होती है तो क्या करते हैं, तो कृत्रिम विधि द्वारा यानी सिंचाई की जाती है। जैसे कि हो जाता है, जैसे आपका ट्यूबवेल हो जाता है और भी कई चीज़ों से सिंचाई की जाती है, नहरों से, कुओं से, इस तरह से हो जाती है। तो उसी के बारे में आप लोगों को लिखना रहेगा। सिंचाई भूमि को जल देने की एक प्रक्रिया है जिसमें फसल को उचित पानी दिया जाता है, जिसमें फसल एक पौधे की भरपूर पैदावार हो सके। सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, तो प्रवाह विधि हो जाती है, क्यारी विधि हो जाती है, कूंड विधि हो जाती है, द्रोणी एवं वलय विधि हो जाती है, छिड़काव विधि हो जाती है, बॉर्डर विधि और ड्रिप विधि। ये सारी विधियां हो जाती हैं किसकी, तो सिंचाई की विधि हो जाती हैं। देशी हल का वर्णन कीजिए। देशी हल ये साधारण किस्म का हल होता है। ये भूमि में 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक की गहराई की मिट्टी कुरेदता है तथा 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर का चौड़ा मुंह बनाता है। इसके निम्न भाग होते हैं: हरिस, परोधा या पाथा, फाल, ब्रज, फरी, फल, हत्थी या मुठिया, पचारस या पफाना या हरित गोखल, नेतक, छड़। कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज गंभीर समस्या कीटनाशकों के जनजीवन पर पड़ने वाले घातक प्रभाव की है। कीटनाशकों के प्रभाव से हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से अधिकतर मौत के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव तथा कीटनाशकों की विषाक्तता के कारण छिड़काव करने वाले किसान मजदूर कैंसर, अंधेपन, अर्थराइटिस, उल्टी, दमा, श्वास ट्यूमर आदि बीमारियों से ग्रस्त होते पाए गए हैं।
इन रसायनों के प्रयोग से भूमिगत जल के प्रदूषित होने, भूमि में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्रमशः मंद पड़ने से, उपजाऊ मिट्टी के रहीले या अम्लीय में बदल जाने, प्रकृति में स्वतः चलने वाली जैविक नियंत्रण प्रक्रिया के नष्ट होने आदि के संकट तो उपस्थित हैं ही। उपचारित बीजों को खाने से तमाम दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी समाप्त हुए हैं। अलक्ष्य कीटों जैसे मधुमक्खियों आदि के लिए भी इनसे खतरा उत्पन्न हुआ है। यानी कीटनाशक दवाएं तो छिड़काव होता है, लेकिन जब उसे खाया जाता है, भाई खाएंगे तो ही ना, क्योंकि भोजन के रूप में साग सब्जी का यूज किया जाता है, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर में पहुंच जाता है, उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और किसान क्या करते हैं, वो खेतों में जब कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं तो उन्हें भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए फायदेमंद कम और नुकसानदायक ज़्यादा है, क्योंकि फायदेमंद ये है कि हम जो खेतों में फसल उगाई गई तो उससे ये होता है कि फसलों की सुरक्षा हो जाती है ना, लेकिन मनुष्य को उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन मतलब क्या होता है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के द्वारा होता है। जब क्या होता है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो जो भूमि का कटाव होता है उसी को तो मृदा अपरदन कहते हैं। और इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाते हैं जिससे मृदा अपरदन कम से कम हो। मिट्टी के कटाव के कारण यहाँ पे देख लेते हैं। मिट्टी के कटाव के कारण, मिट्टी के कटाव के निम्नलिखित कारण है: भूमि का ढाल, वर्षा की अधिकता, तीव्र हवाएं, वनों की कमी, क्योंकि अगर इन सबको रोकना है तो वन भी बहुत ज्यादा लगाने की आवश्यकता है। फिर है मिट्टी का प्रकार, तापमान में परिवर्तन, पशुओं के चरने से, हवा के कटाव, नदियों की बाढ़ से कटाव, ये सब हो जाते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, मृदा अपरदन के रोकने के उपाय निम्न हो जाते हैं। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भूमि के कटाव को निम्नलिखित प्रकार से रोका जा सकता है: अधिक वन लगाए जाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए। बांध एवं जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक क्षेत्रों में कृषि करनी चाहिए। कृषि के तरीकों में भी सुधार करना चाहिए। मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में फालतू पानी के निकास के लिए नालियां बना देनी चाहिए। ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेती की जाए। अदल बदल कर फसलें बोनी चाहिए। हवा से भूमि कटाव को रोकने के लिए हरी खाद या कंपोस्ट खाद डाली जाए। पेड़ों की पट्टियां लगाकर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह से आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।